न्यूयॉर्क में 13 नवंबर 1974 को अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में उस दिन सख्त सिक्योरिटी थी। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सरगर्म तंजीम फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के सरबराह यासिर अरफात को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया था। पहली बार किसी ऐसे शख्स को ये एजाज़ हासिल होने वाला था जो किसी मुल्क का कायद नहीं था। उस जमाने में अरफात के करीबी साथी और बाद में फ़लस्तीनी इंतजामिया के पहले वजीर खारजा नबील शाद को वो दिन अभी तक याद हैं। अरफात ने पहली बार वो चीज तस्लीम की थी जो उन्होंने पहले कभी भी कबूल नहीं की थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी मुकम्मल तौर पर साफ करवा दी थी और नया सूट भी पहना था। खाकी सूट बहुत सलीके से इस्त्री किया गया था और वो बिल्कुल चमक रहे थे। आज की इस वीडियो में आपको फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफात के बारे में बताया जाएगा और वो वाकया भी शेयर किया जाएगा जब बेनज़ीर ने यासिर अरफात से हाथ मिलाने से मना किया तो फ़लस्तीनी रहनुमा ने बेनज़ीर के साथ क्या किया। नाज़रीन किरामी, फ़लस्तीनी रहनुमा के बारे में ये बात कही जाती है कि उनकी खाली पिस्तौल भी उनके दुश्मनों को खौफ ज़दा रखती थी। अरफात न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से बजरिया हेलीकॉप्टर बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर पहुंचे थे। ठीक उस वक्त कारों का एक काफिला एस्टोरिया होटल की तरफ रवाना हुआ था ताकि अरफात के मुखालफिन को ये लगे कि उन्हें कार के जरिए अपने होटल ले जाया जा रहा है। उस दिन अरफात ने अपनी तकरीर का इख्तिताम दो यादगार जुमलों से किया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ जैतून की शाख यानी अमन का पैगाम और मुजाहिद आज़ादी की बंदूक लेकर आया हूँ। मेरे हाथ से जैतून की शाख को गिरने मत दीजिए। अगले दिन ये तकरीर दुनिया के हर बड़े अखबार की सुर्खी बनी और इस तकरीर के 9 दिन के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदाद नंबर 3237 मंजूर करके PLO को अक़वाम मुत्तहिदा में मुबस्सर का दर्जा दे दिया। यासिर अरफात छोटे कद के शख्स थे, सिर्फ 5 फीट 4 इंच या शायद इससे भी कम। उनकी शक्ल ऐसी नजर आती थी गोया उन्हें फौरी तौर पर नहाने की जरूरत है। अरफात की सवाने उम्री लिखने वाले एलन हार्ट ने लिखा कि अरफात एक छोटे कद का आदमी था जिसका कद तकरीबन 5 फीट 4 इंच या शायद इससे भी कम था। वो जहां भी होते, जो कुछ भी कर रहे होते, वो एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते थे। अरफात किसी जगह बैठने से पहले हर उस जाविये का मुताला करते कि जहां से उन पर गोली चलाई जा सकती थी। हम गुफ्तगू में महव होते थे कि अरफात अचानक हमें रोककर अपनी जगह तब्दील कर लेते। हमने उनसे कभी इसकी वजह नहीं पूछी थी। उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना खुफिया रखा जाता था कि उनके करीबी लोगों को भी मालूम नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं। उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि इसराइल ने फरवरी 1973 में लीबिया का एक मुसाफिर बरदार त्यारा मार गिराया था जिसमें सवार तमाम 100 मुसाफिर मारे गए थे। मेरे पास कोई शवाहिद तो नहीं है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर बाद में ये मालूम हो कि इसराइल ने इस उम्मीद पर त्यारे को मार गिराया था कि मैं या हमारे दूसरे साथी इस पर सवार थे। यासिर अरफात 24 अगस्त 1929 को पैदा हुए। वो फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद ग्रुप PLO के सरबराह और फ़लस्तीनी सदर थे। यासिर अरफात के मुताबिक वो यरूशलेम में पैदा हुए, लेकिन कुछ इत्तलात के मुताबिक वो मिस्र के शहर काहिरा में पैदा हुए। यासिर अरफात के तमाम बहन भाई भी काहिरा में रहे और वहीं वफात पाई। यासिर अरफात ने काहिरा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। उन्होंने अपनी जिद्दोजहद का आगाज 1956 में फतह तहरीक शुरू करके किया, जिसके बाद उन्होंने 1966 में PLO की बागडोर संभाली। यासिर अरफात ने अपनी जवानी फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते हुए गुजारी। शादी जिंदगी के आखिरी हिस्से में सही अरफात ने की। यासिर अरफात की इकलौती औलाद उनकी बेटी जो 1996 में फ्रांस में पैदा हुई और अब अपनी मां के साथ फ्रांस में मुकीम है। अरफात ने 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में छापा मार की वर्दी पहने तारीखी खिताब किया। उन्होंने सारी जिंदगी खतरात से खेलते हुए गुजारी और जब 1982 में इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो उस वक्त वो बैरूत में मौजूद थे। इसराइल का कहना है कि उन्होंने बैरूत में रूस के सफारतखाने में घुसकर जान बचाई। यासिर अरफात ने अपनी जिद्दोजहद के दौरान में कुवैत, ट्यूनिस, लबनान के अलावा कई मुल्कों में क़याम किया। यासिर अरफात पर कई कातलाना हमले हुए। इसराइल ने ट्यूनिस में PLO के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, लेकिन यासिर अरफात इस हमले में महफूज रहे। उर्दन की हुकूमत ने 1986 में ओमान यानी उर्दन में उनके दफातर को बंद कर दिया। 1988 में अमेरिका ने फ़लस्तीनी रहनुमा को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने से रोकने के लिए उनको अमेरिका का वीज़ा देने से इनकार कर दिया।
बाद में उन्होंने जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। यासिर अरफात ने 1988 में अमरीकी यहूदियों के साथ एक मुश्तरका बयान में इसराइल के वजूद को मानने का ऐलान किया। 90 की दहाई में यासिर अरफात को अमन के कई इनामात से नवाजा गया। उन्हें इसराइली वजीर आजम रॉबिन और वजीर खारजा शमून पेरेज के साथ मुश्तरका नोबेल का इनाम दिया गया। जनूबी अफ्रीका के रहनुमा नेल्सन मंडेला ने भी फलस्तीनी रहनुमा को कैप होप इनाम से नवाजा। 40 साल से ज्यादा जिलावतनी के बाद 1994 में वो वापस फलस्तीन गए। उन्होंने इसराइल के साथ एक अमन समझौता किया जिसके तहत फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी कायम हुई। बाद में यासिर अरफात ने 2 साल रमला में मैसूर जिंदगी गुजारी, लेकिन बावजूद इसराइली हमलों के इसे छोड़ने पर कभी तैयार न हुए। पेरिस के एक अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ। बाज लोगों के मुताबिक उन्हें जहर दिया गया और अस्पताल ने रिपोर्ट भी उनके खानदान को नहीं दी। गजा में अपने कंपाउंड के करीब दफन हुए जनाजा मिस्र में पढ़ाया गया, जिसमें दुनिया के बहुत से सरबराहाने ममलिकत ने शिरकत की। उस वाक़े का जिक्र किया जाए तो बेनजीर भुट्टो के बारे में ये बात कही जाती है कि बेनजीर भुट्टो की जिंदगी खातीन सियासतदानों के लिए एक नमूना रही है। बेनजीर भुट्टो ने अपने कुछ उसूल बना रखे थे। वो जब तक जिंदा रहीं उन्होंने अपने उसूलों की पासदारी की, जिसकी वजह से अवाम ने भी उनको पसंद किया और उनके लिए वोट का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तानी मुआशरे में ये रिवाज आम है कि कोई भी खातून किसी मर्द से हाथ नहीं मिलाती, लेकिन अब ये रिवाज आम होता जा रहा है। जब बेनजीर वजीर आजम थी तो उन्होंने अपने चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अरशद समी खान को ये हिदायत दे रखी थी कि मैं किसी मर्द लीडर से हाथ नहीं मिलाती, लिहाजा इस बात का ख्याल रखा जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि बेनजीर का ये उसूल टूट गया और उन्हें मजबूरन किसी मर्द से हाथ मिलाना पड़ा। बेनजीर ने किससे हाथ मिलाया? बेनजीर ने फलस्तीनी वजीर आजम यासिर अरफात से हाथ मजबूरी में मिलाया। जब यासिर अरफात पाकिस्तान यानी कराची आए तो उनका इस्तकबाल करने के लिए खुद बेनजीर बहसियत वजीर आजम एयरपोर्ट गई। यासिर अरफात बेनजीर से हाथ मिलाना चाहता था, जिसकी ख्वाहिश उनको मालूम थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अरशद समी खान अपनी किताब 3 प्रेसिडेंट एंड एड में बताते हैं कि ये चीफ ऑफ प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी है कि वो जहाज के अंदर जाएं और बैरून मुल्क से आने वाले मेहमान को खुशामदीद कहें। मैं यासिर अरफात के जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि बेनजीर ने मुझे बुलाया और मेरे कान में कहा कि अरफात को याद दिलाना मत भूलना कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। जैसे ही अरफात से मुलाकात हुई मैंने उनसे कहा, एक्सीलेंस बेनजीर भुट्टो नीचे आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि वो मर्दों से मुसाफिया नहीं करती। जिस पर अरफात ने मुझे कहा, हाँ मुझे इस बारे में कई बार बताया जा चुका है, ताहम याद दिलाने का शुक्रिया। लेकिन यासिर अरफात के उतरते ही मैंने देखा कि उन्होंने बेनजीर से मुसाफिया करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। बेनजीर ने मुझे तेज नजरों से घूरते हुए हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि उन्होंने मुझसे उर्दू में सरगोशी की ताकि अरफात न समझ सकें। आपने इन्हें नहीं बताया कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती? जिस पर यासिर अरफात ने मेरी तरफ देखा और शरारती तौर पर मुस्कुरा रहे थे। साथ ही मुझे ये भी कहा कि शुक्र करो मैंने सिर्फ इनसे हाथ मिलाया है। ये वो वाकया था जिस वक्त बेनजीर ने अपना उसूल तोड़ा। इसके अलावा उन्होंने कभी भी अपने बनाए गए उसूल और जवाबित से मुंह नहीं मोड़ा था। यासिर अरफात के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि अरफात सूट और टाई इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि ये मगरबी लिबास था और दीगर महंगे लिबास से अय्याशी का तासुर होता था, जिसका मतलब बदउनवानी है। इनकी खसखसी दाढ़ी देखकर कोई ये कह सकता था कि वो एक गरीब फलस्तीनी किसान हैं। उनका लिबास भी उन्हें मैदान जंग में एक सिपाही के तौर पर पेश करता था जिसके पास जाती अय्याशी के लिए वक्त नहीं था। उनके बारे में ये बात कही जाती है कि वो 2 शिफ्टों में सोया करते थे, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे। इसलिए आधी रात के वक्त अरफात अपनी बेहतरीन फॉर्म में रहा करते थे। जब भी उनसे मिलने को कहो तो कभी भी मना नहीं करते थे और हमेशा रात को 11-12 बजे ही मिलते थे और रात को ही वो सबसे ज्यादा अलर्ट रहते थे। अरफात हमेशा अपनी कमर में पिस्तौल लटका कर चलते थे। जब वो पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने गए तो उनसे कहा गया कि ऑडिटोरियम में हथियार ले जाने की ममानियत है। समझौता इस बात पर हुआ कि वो अपनी खाकी वर्दी पर पिस्तौल का होलिस्टर तो लगाए रहेंगे, लेकिन इसमें पिस्तौल नहीं होगी। इंडिया की मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर सीताराम येचुरी को उनसे कई बार मिलने का मौका मिला था। वो शहद से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। मशहूर सहाफ़ी शयाम भाटिया को यासिर अरफात से कई बार मिलने का मौका मिला। एक बार इंटरव्यू के दौरान वो नाराज हो गए। उन दिनों
अरफात का इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल था। मेरी उनके स्टाफ से दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम अरफात का इंटरव्यू करना चाहते हो तो इनके लिए शहद की एक बोतल ले आओ। एक बार मैं इंटरव्यू के लिए ट्यूनिस गया। कोई 20-25 मिनट के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी बीवी का इंटरव्यू कर सकता हूं। ये सुनकर अरफात को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बात करने की, फौरन कमरे से निकल जाओ। मैंने डरते डरते कहा, मैं आपके लिए शहद की बोतल लाया हूं जो बाहर मेज पर रखी है। होटल पहुंचकर मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया ही था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। भाटिया कहते हैं कि अरफात के 2 मुहाफिज बाहर खड़े थे। वो मुझे एक गाड़ी में बिठाकर अरफात के उस घर ले गए जहां से उन्होंने मुझे बाहर निकाला था। दरवाजा खुला तो अरफात एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ खड़े थे। मेरी बीवी सोहा से मिलो। मैंने कहा, आप तो मुझसे नाराज थे। वो कहने लगे कि वो नकली गुस्सा था। आप रुकिए और हमारे साथ खाना खाइए और शहद के लिए बहुत शुक्रिया। आइंदा आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको यासिर अरफात के बारे में चंद एक ऐसे हकायक से आगाह किया जाए जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते और जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो इंदिरा गांधी के कितने करीब थे।